हेलो एवरीवन। हम फिर से आ गए हैं अपने टॉपिक्स को लेकर के, जो है योग अनुसंधान यानी कि रिसर्च और शोध। तो अभी तक हमने रिसर्च को पढ़ा, रिसर्च के अर्थ को पढ़ा और रिसर्च की परिभाषाएं हमने देखी और थोड़ा जानने की कोशिश करी कि हम रिसर्च को कैसे करके करते हैं। और उसके बाद हमने रिसर्च को करने के प्रेरक तत्व को भी पढ़ा, प्रेरक जो कारक होते हैं उनको पढ़ा। और उसमें जो प्रेरक कारक होते हैं वो प्रेरक कारक भी हमारे बाधक भी होते हैं। तो ये प्रेरक भी होते हैं और बाधक भी होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रकृति, स्वरूप एवं विशेषताएं। नेचर, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रकृति, स्वरूप एवं विशेषताएं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि वैज्ञानिक जो अनुसंधान होते हैं उसकी प्रकृति क्या है, स्वरूप क्या है और विशेषताएं क्या है, अगर एक चीज़ पूछता है प्रकृति तो आप इसको लिख सकते हैं, स्वरूप पूछता है तो ये, और विशेषताएं पूछते तो यही लिखेंगे, ठीक है। वैज्ञानिक अनुसंधान का अपना विशिष्ट स्वरूप होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान निम्न विशेषताओं अथवा गुणों से युक्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहला वह है कि क्रमबद्ध अध्ययन, सिस्टमैटिक स्टडी। वैज्ञानिक अनुसंधान में क्रमबद्धता का विशिष्ट गुण पाया जाता है। इसका प्राथमिक एवं मूल चरण समस्या का चयन करना होता है। समस्या का चयन करने के उपरांत परिकल्पना, हाइपोथेसिस जो होती हैं, को निर्माण, शोध, अभिकल्प या फिर रिसर्च डिज़ाइन भी कहते हैं इसको, के साथ आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण और परिमाण, जो इसका परिणाम होता है उसको प्राप्त करना, ये सभी वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्वपूर्ण चरण होते हैं, ठीक है। क्या क्या चरण होते हैं इसमें? समस्या का चयन करते हैं जिसमें इसमें परिकल्पना होती है, निर्माण, शोध जो अभिकल्प होता है, रिसर्च डिजाइन कहते हैं उसको, फिर आंकड़ों का संकलन या विश्लेषण यानी कि डाटा कलेक्शन और जो एनालिसिस होता है वो करते हैं, फिर उसका परिणाम प्राप्त करना। ये सब क्या होता है? वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्वपूर्ण चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, ठीक है। शोध या अनुसंधान प्रक्रिया में ये सभी क्या होते हैं? चरण क्रमबद्ध रूप से होते हैं, ये सिस्टमैटिकली तरीके से होते हैं, ठीक है। अब आगे हमारा दूसरा आंकड़ों पर आधारित है। जो हमारा वैज्ञानिक जो अनुसंधान है उसकी प्रकृति क्या है? पहला तो क्रमबद्ध अध्ययन है, फिर दूसरा है आंकड़ों पर आधारित, ठीक है। वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों, अनुमानों एवं कल्पनाओं पर आधारित नहीं होता है, अपितु यह पूर्ण रूप से आंकड़ों पर आधारित होता है। आंकड़ों पर आधारित होने के कारण इसमें प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता का गुण विद्यमान होता है। अनुसंधान कार्य में अनुसंधानकर्ता की सबसे बड़ी नैतिकता पूरी ईमानदारी से, मतलब जो उसकी नैतिकता होती है पूरी ईमानदारी के साथ एवं निष्पक्ष भाव से तटस्थ रहते हुए आंकड़ों का संग्रह करने की होती है। अर्थात अनुसंधान कार्य में अनुसंधानकर्ता यानी कि रिसर्चर जो होता है वह स्वयं अपने आंकड़ों को एकत्र करता है एवं कभी भी दूसरों के आंकड़ों की नकल नहीं करता है, यानी कि वो कहीं से चीटिंग नहीं करेगा। उसके किसी और पर जितने भी कोई और रिसर्चर है उसके आंकड़ों को कॉपी नहीं कर सकता, उसे अपने खुद के ओन रिसर्च के नोट्स और डाटा कलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। तो ये है आंकड़ों पर आधारित होता है। तीसरा है हमारा विश्वसनीय ज्ञान पर आधारित। वैज्ञानिक अनुसंधान में समस्या के समाधान हेतु सर्वप्रथम परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, फिर अनुसंधान विकल्प के माध्यम से वैज्ञानिक विधियों का चयन करते हुए शुद्ध आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इन आंकड़ों के विश्लेषण से निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अनुसंधान प्रक्रिया में प्राप्त परिणाम अनुमान पर आधारित नहीं होते हैं, अपितु विश्वसनीय ज्ञान पर आधारित होते हैं जिनका वैज्ञानिक विधियों के द्वारा परीक्षण किया जा सकता है। अब है चौथा, भ्रांति, अंधविश्वास एवं अज्ञानता को दूर करना। वैज्ञानिक अनुसंधान में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है एवं प्राप्त ज्ञान का परिमार्जन करते हुए नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। अनुसंधान से प्राप्त जो ज्ञान है उसके आधार पर मन एवं मस्तिष्क में उत्पन्न समस्त भ्रांतियों व अंधविश्वासों का निवारण करते हुए शुद्ध ज्ञान का विकास किया जाता है। एक वैज्ञानिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता,
क्रमबद्धता, तार्किक दृष्टिकोण, यथार्थता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, निश्चित समय सीमा, उपयोगिता एवं अनुशासनात्मकता आदि गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रकृति, स्वरूप एवं विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे अनुसंधान यानी शोध के उद्देश्य, एम और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। अनुसंधान का मूल उद्देश्य अनुसंधान समस्याओं का समाधान करना होता है। यह अनुसंधान समस्याओं के समाधान एवं मनुष्य की जिज्ञासाओं को शांत करने के साथ साथ ज्ञान में वृद्धि भी करता है। किसी भी अनुसंधान में निम्न दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से उद्देश्य? ये नंबर 1 है सैद्धांतिक उद्देश्य और नंबर 2 है इसका व्यवहारिक उद्देश्य। किसी भी शोध का जो उद्देश्य होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक सैद्धांतिक होता है, एक व्यवहारिक होता है। चलो फिर अब पढ़ते हैं। पहला है सैद्धांतिक उद्देश्य। अज्ञात को ज्ञात करने की जिज्ञासा मनुष्य के मन में सदैव बनी रहती है। देखा, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वही चीज़ है कि अज्ञात जो हमें बिल्कुल नहीं पता है उसको जानने की जो जिज्ञासा मनुष्य के मन में क्या हो जाती है, सदैव से बनी रहती है। मनुष्य नवीन ज्ञान को प्राप्त करने हेतु सदैव प्रयत्नशील बना रहता है। इसी क्रम में मनुष्य अनुसंधान करता है, यानी कि इसी क्रम में वो क्या करता है, जिज्ञासा को अपने शांत करने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो उसके लिए अज्ञात है उसके लिए वो रिसर्च करता रहता है। नए नए सिद्धांतों को विकसित करता है। वास्तविक ज्ञान की खोज करते हुए अज्ञानता के अंधकार को दूर करना ही अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य होता है। अनुसंधान के द्वारा मनुष्य विस्मृत और प्राचीन अस्पष्ट तथ्यों को सैद्धांतिक रूप से आलोकित करता है। और दूसरा है हमारा व्यवहारिक उद्देश्य। अनुसंधान का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु जो प्राप्त ज्ञान है, ज्ञान को व्यवहार में लाना। ठीक है, अनुसंधान का उद्देश्य केवल ज्ञान की जो प्राप्ति है वो नहीं है, मतलब कि वहाँ तक सीमित नहीं है। मतलब कि आपका जो ज्ञान है अनुसंधान में वो सीमित दायरे पर नहीं होकर के प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लाते हैं। फिर व्यवहार में लाने के उपरांत मानव जीवन में हुए परिवर्तनों का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन एवं विश्लेषण करते हुए निष्कर्षों को प्रतिपादित करना ही अनुसंधान का महत्व और उद्देश्य होता है, जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिद्धांतों को व्यवहार में लाना अनुसंधान अर्थात शोध का व्यवहारिक उद्देश्य होता है। इस प्रकार अनुसंधान कार्य के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों उद्देश्य होते हैं। वास्तव में अनुसंधान अध्ययन का वह महत्वपूर्ण साधन होता है जिसके द्वारा किसी अज्ञात, अल्पज्ञात, अन्यथा ज्ञात अथवा अन्यथा विवेचित विषय को लेकर समुचित और सुनियोजित पद्धति से वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है। यह वैज्ञानिक अध्ययन क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण होता है। तो हमने उद्देश्य की जो शोध है, शोध के हमने क्या पढ़ लिए, सिद्धांत पे पढ़ लिए, जो उद्देश्य होता है उसके। अब हम पढ़ेंगे अनुसंधान शोध के प्रकार। अब जो हमारे शोध हैं, जो रिसर्च है, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। अनुसंधान विधि एवं अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान यानी कि शोध के निम्नलिखित 5 प्रमुख प्रकार होते हैं। मौलिक अथवा मूल अथवा विशुद्ध अनुसंधान। नंबर 2 व्यवहारिक अथवा प्रायोगिक शोध। नंबर 3 अनुभविक शोध। नंबर 4 दार्शनिक अनुसंधान। नंबर 5 मनोवैज्ञानिक अनुसंधान। तो हम इन 5 को, जो इनके शोध के प्रकार होते हैं 5 टाइप्स के, उनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 है मौलिक अथवा मूलभूत अथवा विशुद्ध अनुसंधान। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च। अब ये इसमें देख रहे हैं कि फंडामेंटल रिसर्च के भी 2 या 3 4 पार्ट हैं, इनके सब पार्ट है। ठीक है, तो मौलिक अथवा मूलभूत अथवा विशुद्ध अनुसंधान फंडामेंटल रिसर्च है। अनुसंधान का यह वर्ग जिसका उद्देश्य मूलभूत नियमों अथवा सिद्धांतों का प्रतिपाद करना होता है, मौलिक अथवा मूलभूत अथवा विशुद्ध शोध कहलाता है। आइंस्टाइन का गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज एवं न्यूटन के गति के नियमों का जो प्रतिपादन करना मौलिक अथवा मूलभूत अनुसंधान के ही उदाहरण है।
जो आइंस्टाइन के गुरुत्वाकर्षण के नियम हैं और जो न्यूटन के द्वारा जो गति के नियम दिए गए हैं, वो इसी के मौलिक शोध में उनके उदाहरण हैं। मौलिक अनुसंधान के जो प्रमुख प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक अनुसंधान सबसे पहले, ऐसे अनुसंधान जिनके द्वारा प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हुए वर्तमान में नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य भूतकाल में घटित घटनाओं के आधार पर वर्तमान को समझना होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान से प्राप्त जो ज्ञान है के आधार पर मनुष्य भविष्य में सतर्क और सचेत रहकर आने वाली समस्याओं से बच सकता है। तो इसमें ये चीज़ें हैं कि पुरानी जो ऐतिहासिक अनुसंधान को हम इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमें जो हमारे पास्ट की जो सारी घटनाएं होती हैं उनके आधार पर हम उनको वर्तमान में उनको समझते हैं। तो ये ऐतिहासिक हमारा क्या हो जाता है? अनुसंधान हो जाता है। अब है दूसरा, दार्शनिक अनुसंधान। यह मौलिक अनुसंधान का ही एक प्रमुख वर्ग होता है, जिसमें अनुसंधान के द्वारा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। दार्शनिक अनुसंधान का संबंध दर्शन शास्त्र के साथ होता है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से होती है। दृश्य धातु का अर्थ देखना होता है अथवा जानना होता है। वास्तव में दर्शन शास्त्र भारतीय ज्ञान विज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस ज्ञान भंडार का अध्ययन करते हुए नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना ही दार्शनिक अनुसंधान कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब एक अनुसंधानकर्ता दर्शन शास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन करते हुए नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है तो वह दार्शनिक अनुसंधान कहलाता है। भारतीय दर्शन शास्त्र में मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में वास्तविक व्याख्याएं की गई हैं। दर्शन के इस शास्त्रों का अध्ययन करने से मनुष्य को ज्ञान की जिज्ञासा का उत्तर प्राप्त होता है और उसे जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान मिल जाता है। दर्शन शास्त्र के मार्ग का अनुसरण करने से मनुष्य सुख शांति के मार्ग को प्रशस्त करता है और आत्मकल्याण की ओर अग्रसर होता है। इस तथ्य को आधार मानकर जब एक अनुसंधानकर्ता दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करता हुआ अनुसंधान समस्या का समाधान करता है, तब वह दार्शनिक अनुसंधान कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन करते हुए नवीन ज्ञान की खोज करना ही दार्शनिक अनुसंधान कहलाता है। अब हम आए इसके तीसरे पार्ट पर, विश्लेषणात्मक अनुसंधान। ऐसे अनुसंधान का वर्ग जिनका उद्देश्य घटनाओं, परिस्थितियों, आपदाओं एवं समस्याओं का विश्लेषण करना होता है। किसी क्षेत्र में भूकंप अथवा बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए विश्लेषणात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। इस वर्ग के अनुसंधान द्वारा मनुष्य किसी घटना एवं परिस्थिति की गंभीरता का अध्ययन एवं ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे कि आजकल लैंडस्लाइड हो रहे हैं, काफ़ी रोड्स ब्लॉक हो रहे हैं, तो फिर इसी में अगर विश्लेषण करना चाहें, जो विश्लेषणात्मक अनुसंधान होगा, तो ये चीज़ें जो प्राकृतिक आपदाओं पर होती हैं, तो भूकंप, बाढ़ अथवा जो आ रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, ये विश्लेषणात्मक अनुसंधान करते हैं। अब है इसका चौथा पार्ट है हमारा वर्णनात्मक अनुसंधान। ऐसे अनुसंधान जिनके द्वारा वर्तमान परिस्थितियों अथवा समस्याओं का सविस्तार एवं क्रमबद्ध रूप से अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है, वर्णनात्मक अनुसंधान कहलाता है। क्या कह रहे हैं ये कि ऐसे अनुसंधान जिनके द्वारा वर्तमान परिस्थितियों एवं समस्याओं का सविस्तार एवं क्रमबद्ध रूप से अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है, वर्णनात्मक अनुसंधान कहलाते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान समाज में वर्तमान दशा, परिस्थिति एवं दिशा का निष्पक्ष रूप से स्पष्ट दर्शन कराता है। वर्णनात्मक अनुसंधान में एक अनुसंधानकर्ता संबंधित तथ्यों को संकलन करता है, मतलब कि डाटा का कलेक्शन करता है, एवं विश्लेषण के उपरांत भविष्यवाणी करता है। मतलब कि जो भी चीज़ें हैं वर्तमान दशा में, तो अनुसंधानकर्ता क्या करता है, वर्णनात्मक अनुसंधान में एक अनुसंधानकर्ता जिस भी टॉपिक में वो
सर्च कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उस संबंध में क्या करता है, अपने तथ्यों को संकलित करता है, डाटा को कलेक्शन को संकलित करता है। उसी विश्लेषण के उपरांत वो क्या करता है, भविष्यवाणी करता है कि ऐसा सा होगा, ऐसा सा होगा और ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों, किस लिए हो रहा है, ये भविष्यवाणी कर देता है अब कब होगा, इस टाइप से आप समझ रहे होंगे। वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत व्यापक स्तर पर किया जाता है। विद्यार्थियों की समस्याओं का अध्ययन, पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं, विद्यालय महाविद्यालय प्रशासन एवं अन्य सामाजिक समस्याओं का अध्ययन वर्णनात्मक अनुसंधान द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हमारा आ गया दूसरा पार्ट। अभी तक हम पहले पार्ट का ही पढ़ रहे थे, वो 4 पार्ट। ठीक है, अब आया हमारा दूसरा पार्ट, व्यवहारिक या प्रयोगात्मक अनुसंधान या शोध। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि मूलभूत नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करना मौलिक अथवा मूलभूत अनुसंधान कहलाता है, किंतु अनुसंधान केवल नियम एवं सिद्धांतों को प्रतिपादित करने तक सीमित नहीं रहता, अपितु इन नियमों एवं सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लाना भी अनुसंधान का एक उद्देश्य होता है। ऐसे अनुसंधान जिनका उद्देश्य मौलिक अनुसंधान से प्राप्त सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए किसी सामाजिक एवं व्यवहारिक समस्या का समाधान करना होता है, व्यवहारिक अथवा प्रायोगिक अनुसंधान या शोध कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक अनुसंधानकर्ता जब स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर समस्या का समाधान व्यवहारिक दृष्टिकोण से करता है तो वह व्यवहारिक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, तो ये व्यवहारिक अनुसंधान कहलाता है। अब व्यवहारिक अनुसंधान के भी पार्ट हैं। तो व्यवहारिक अनुसंधान के निम्न प्रकार के क्या हैं, इतने प्रकार होते हैं इसके, कितने हैं इसमें। पहला है निदानात्मक अनुसंधान, रेमेडियल रिसर्च। किसी घटना अथवा समस्या के संबंध में सही तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करते हुए उस समस्या का समाधान अथवा निदान करने वाले अनुसंधान को निदानात्मक अनुसंधान की संज्ञा दी जाती है। निदानात्मक अनुसंधान का उद्देश्य समस्या का समाधान करना होता है। इस अनुसंधान के अंतर्गत मौलिक अनुसंधान से प्राप्त सिद्धांतों का अनुप्रयोग करते हुए किसी समस्या का निराकरण अथवा निदान किया जाता है। ये हो गया निदानात्मक अनुसंधान। दूसरा है क्रियात्मक अनुसंधान, जो होता है एक्शन रिसर्च। ठीक है, व्यवहारिक अनुसंधान का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विस्तृत भाग क्रियात्मक अनुसंधान होता है। जब किसी घटना अथवा समस्या का त्वरित समाधान किया जाता है तो ऐसे अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें यह भी स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि व्यवहारिक अनुसंधान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र क्या होता है, एक सीमित क्षेत्र में किया गया अनुसंधान होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का त्वरित समाधान किया जाता है, किंतु वह समाधान एक विशेष क्षेत्र यानी कि समाधान एक क्षेत्र विशेष तक ही क्या रहता है, सीमित रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब किसी मौलिक अनुसंधान से प्राप्त सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देकर समस्या का समाधान किया जाता है तो ऐसे अनुसंधान क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च कहलाते हैं। ठीक है, तो फिर जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है इसमें क्या होता है, प्लानिंग होती है, चिंतन होता है, समीक्षा करना होता है, फिर देन क्रियान्वयन होता है। ये इसका चार्ट बना हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, हो सके तो आपने नोट्स में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के जो स्टेप्स हैं एक्शन रिसर्च के ये हैं। ठीक है, इसमें आपका है प्लानिंग करना और फिर चिंतन है, समीक्षा करना, देन उसके बाद क्रियान्वयन करना, एक्शन लेना। वैज्ञानिक गुड और हेड के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान उस कार्यक्रम का एक भाग होता है जिसका उद्देश्य समाज में विद्यमान परिस्थितियों में परिवर्तन लाना होता है, चाहे वे परिस्थितियां गंदी बस्तियों की दशाएं हों या किसी संगठन की प्रभावशीलता हो। उदाहरण के लिए माना जा सकता है कि किसी विद्यालय का प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के छात्रों की अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान करने हेतु एक अनुसंधान कराता है जो संक्षिप्त समय में ही कराया जाता है और जिसका क्षेत्र केवल एक विद्यालय होता है। ऐसे अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान कहलाते हैं। देखो इसमें कैटेगरी बता दी गई है। ठीक है,
जिसका सीमित क्षेत्र होता है एक विद्यालय, वो अपने स्टूडेंट्स के क्या कर रहा है, अनुशासनहीनता पर रिसर्च कर रहा है। देन उसका एक क्षेत्र हो गया विद्यालय, और वो ऐसा अनुसंधान कहलाता है हमारा एक्शन रिसर्च। ठीक है। फिर है दूसरे का हमारा पार्ट तीसरा कि कार्योत्तर अनुसंधान। जब किसी घटना अथवा समस्या को जब किसी घटना अथवा समस्या हो चुकने के बाद उस घटना या समस्या के संबंधित तथ्यों के संबंधों का ज्ञान प्राप्त करने हेतु अनुसंधान कार्य किया जाता है, तो वह कार्योत्तर अनुसंधान कहलाता है। उदाहरण के लिए माना एक अनुसंधानकर्ता प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है, तो वह अनुसंधान के कार्योत्तर विधि का प्रयोग करेगा। इस विधि में किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित जो भी कारणों का वो पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कार्योत्तर अनुसंधान। अब है तीसरा आनुभविक अनुसंधान। अनुसंधान का वह वर्ग जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं घटनाओं अथवा तथ्यों का प्रत्यक्ष अध्ययन करता है, अनुभविक अनुसंधान कहलाता है। अब आनुभविक अनुसंधान कौन से होते हैं? जिसमें जो रिसर्चर होता है वो स्वयं घटनाओं का क्या करता है और अध्ययन करता है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अध्ययन करता है, वही आनुभविक अनुसंधान कहलाते हैं। जैसे कि इसमें है आपका, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं किए गए अनुभवों पर आधारित अनुसंधान का प्रकार है। आनुभविक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता स्वयं निष्पक्ष भाव से संबंधित घटनाओं को क्रमबद्ध अध्ययन करता है तथा अपने अध्ययन को लिपिबद्ध करते हुए अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाता है। जैसे कि इसमें बना रखा आनुभविक अनुसंधान का कैसा है, इसमें है पर्यवेक्षण, आगमन, निगमन, परीक्षण और मूल्यांकन। ठीक है, ऐसे चल रहा है ये, पर्यवेक्षण, आगमन, निगमन, परीक्षण, फिर देन मूल्यांकन होता है इसमें। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और आप इसको अब नोट्स कर सकते हैं, नोट में बना सकते हैं, आपको हेल्प होगी। अब है इसका ही उदाहरण के लिए माना एक अनुसंधानकर्ता किसी कक्षा के विद्यार्थियों को स्मरण क्षमता पर भ्रामरी प्राणायाम के प्रभाव का अध्ययन कराना चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए वह अनुसंधान की आनुभविक विधि का चयन करेगा। इस विधि में वह विद्यार्थियों के दो वर्ग बनाते हुए एक वर्ग को निर्धारित अवधि तक भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कराते हुए दूसरे वर्ग से तुलनात्मक अध्ययन पर निष्कर्ष प्राप्त करता है। इसी प्रकार सूर्य नमस्कार के अभ्यास का मोटापे रोग पर प्रभाव का अध्ययन भी आनुभविक अनुसंधान है। ठीक है, जिसमें अनुभव करके उसका रिसर्च किया जाता है। अब है इसका फोर्थ पार्ट दार्शनिक अनुसंधान। यह मौलिक अनुसंधान का ही एक मुख्य वर्ग होता है जिसमें अनुसंधान के द्वारा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। दार्शनिक अनुसंधान का संबंध दर्शन शास्त्र के साथ होता है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से होती है। दृश्य धातु का अर्थ देखना अथवा जानना होता है। वास्तव में दर्शन शास्त्र भारतीय ज्ञान विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। इस ज्ञान भंडार का अध्ययन करते हुए नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना ही दार्शनिक अनुसंधान कहलाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक अनुसंधानकर्ता दर्शन शास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन करते हुए नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, दार्शनिक अनुसंधान कहलाता है। भारतीय दर्शन शास्त्र में मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में सविस्तार व्याख्या की गई है। दर्शन के इस शास्त्रों का अध्ययन करने से मनुष्य को ज्ञान की जिज्ञासा का उत्तर प्राप्त होता है और जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान होता है। दर्शन शास्त्र के मार्ग का अनुसरण करने से मनुष्य सुख शांति के मार्ग को प्रशस्त करता है, मतलब अपने सुख शांति के मार्ग को प्रशस्त करता हुआ आत्मकल्याण की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि दर्शन शास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन करते हुए नवीन ज्ञान की खोज करना ही दार्शनिक अनुसंधान कहलाता है। अब है हमारा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान।
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान हमारा पांचवा है, जिसमें ये कहा गया है, लिखा गया है कि अनुसंधान का वह वर्ग जिसका संबंध मनोविज्ञान के साथ होता है मनोवैज्ञानिक अनुसंधान कहलाता है। सिंपल सा चीज़ है कि सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो गई कि अनुसंधान वह अनुसंधान जिसका संबंध सीधे मनोविज्ञान के साथ हो जाता है वह मनोवैज्ञानिक अनुसंधान कहलाता है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के साइकी और लोगस से होती है। साइकी का अर्थ आत्मा अथवा चेतना से है और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना। इस प्रकार आत्मा अथवा चेतना के अध्ययन का विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान से अभिप्राय मनुष्य के व्यवहार के विज्ञान से लिया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत मनुष्य के जो व्यवहार से संबंधित विभिन्न समस्याएं, जैसे कि व्यवहार, मनुष्य के व्यवहार से संबंधित विभिन्न मानसिक क्रियाओं जैसे बुद्धि, चिंतन, अधिगम, रुचि और समायोजन आदि का समावेश होता है। ठीक है, इसलिए ये मनोवैज्ञानिक अनुसंधान कहलाता है। इस मानसिक क्रियाओं के संबंध में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोवैज्ञानिक अनुसंधान कहलाता है। मनुष्य की इन मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन करने हेतु जर्मनी के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक विल्हेम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। अब ये है, क्वेश्चन आ सकता है कि मनोविज्ञान की पहली जो प्रयोगशाला स्थापित की गई थी वो किसने की थी, वो कौन से मनोचिकित्सक थे, उसका नाम बताइए। तो क्या होगा, विल्हेम वुंट। ठीक है, इस कार्य हेतु विल्हेम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का पिता अथवा प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि जिन्होंने विलियम हुंट ने जो प्रयोगशाला स्थापित की थी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, और विलियम हुंट ने उस प्रयोगशाला में बहुत सारे मानसिक रिसर्च किए और आधुनिक मनोविज्ञान का जो हम पिता किसे मानते हैं, विलियम हुंट को ही मानते हैं, प्रायोगिक विज्ञान का जनक मानते हैं। ठीक है, ये नेम बदल बदल के ही पूछ सकते हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। मनोवैज्ञानिक हैं अब डीएमएटो, इसे हम डीएमएटो कहेंगे। मनोवैज्ञानिक डीएमएटो के अनुसार मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्गत मनोविज्ञान के क्षेत्र के भीतर की समस्याओं के बारे में किए गए सभी तरह के अनुसंधान को रखा जाता है। ऑब्वियसली सब चीज़ों को रखा जाता है, मनुष्य के बारे में जितने भी मनोविज्ञान की जो समस्याएं होती हैं इसके भीतर क्षेत्र में उनको अनुसंधान के अंदर रखा जाता है। जैसे कि वर्तमान काल में विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करने के उद्देश्य से मनोवैज्ञानिक अनुसंधान किए जा रहे हैं। इस प्रकार के अनुसंधान का उद्देश्य मन और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करते हुए इनसे संबंधित समस्याओं का निराकरण करना होता है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार मनुष्य की मानसिक क्षमताओं, जितनी मानसिक उसकी जो क्षमताएं होती हैं, जैसे बुद्धि, चिंतन, अधिगम, निर्णय क्षमता और समायोजन क्षमता में सुधार लाते हुए मानव जीवन के स्तर को उन्नत बनाना, मतलब बनाया जाता है इस चीज़ से। ठीक है, जो ये रिसर्च होता है इस चीज़ से अनुसंधान में। तो मनोविज्ञान की प्रमुख शाखा नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य की मानसिक समस्याओं का अध्ययन एवं निदान किया जाता है। इस प्रकार अनुसंधान के उपरोक्त प्रकारों से अनुसंधानकर्ता समस्या का समाधान करते हुए सही वो प्रमाणिक निष्कर्ष को प्राप्त करता है। तो ये हो गए इसके अनुसंधान की समस्याएं, बाकी चीज़ें हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अनुसंधान के चरण अथवा सोपान, यानी कि शोध के स्टेप्स, रिसर्च के स्टेप्स, जो कितने हैं, 7 प्रकार के स्टेप्स हैं। तो पहला है हमारा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के निम्नलिखित 7 चरण होते हैं। पहला है शोध समस्या का चयन, और दूसरा है परिकल्पना का निर्माण, तीसरा शोध अभिकल्प की रचना, चौथा आंकड़ों का संग्रह, पांचवा आंकड़ों का विश्लेषण, छठा परिणाम अथवा निष्कर्ष प्रतिपादन, सातवां है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, अनुसंधानों के क्षेत्र। तो ये तो स्टेप हैं, तो ये स्टेप ये 7 प्रकार के हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। जब क्वेश्चंस पूछे जाएं तो उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं। अब एक नया टॉपिक है इसका, इसी का है कि अनुसंधान के क्षेत्र, जो रिसर्च के जो फील्ड्स होते हैं वो कौन कौन से फील्ड्स होते हैं और उसके इम्पोर्टेंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें सब बताई जाएगी।
रिसर्च वर्तमान काल में प्रत्येक मानव का संपूर्ण जीवन अनुसंधान के साथ जुड़ा है। बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक एवं दैनिक जीवन से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक के क्षेत्र में चारों ओर दिन प्रतिदिन नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। अनुसंधान के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और दूरसंचार सहित मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांति सी उत्पन्न हो गई है। वर्तमान समय में अनेक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के द्वारा मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। अनुसंधान के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति विकास के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। अनुसंधान के कुछ प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं। अब देखिए हम क्षेत्रों के पास आ गए हैं कि कौन कौन से इसके रिसर्च के क्षेत्र हैं। पहला है शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान शोध, रिसर्च इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में तो रिसर्च होती रहती है, तभी तो आए दिन पता चलता है कि किस टाइप से बच्चों की स्टडी में हेल्प होनी चाहिए, कैसा स्टडी स्ट्रक्चर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज़ के लिए भी कितनी सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। मनुष्य जन्म के साथ ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन पर्यंत सीखने और सिखाने के लिए ही कि जो सीखने और सिखाने की जो क्रिया है के साथ जुड़ा रहता है। सीखने की प्रक्रिया को अधिक सरल, सुगम, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु इसमें अनुसंधान किया जाता है। इसी क्रम में विभिन्न शिक्षक विधियाँ, जितनी भी शिक्षण विधियाँ होती हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे परियोजना विधि, खेल विधि, सूक्ष्म शिक्षण आदि की खोज की गई है। शिक्षा को सरल, सुगम, बौद्धिकम, रोचक एवं उपयोगी बनाने हेतु नित्य नए नए अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं। इन अनुसंधानों का उद्देश्य अधिगम को सरल एवं सुगम बनाने के साथ छात्रों के ज्ञान के स्तर को उन्नत बनाना है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे करके ये अनुसंधान कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और कर रहे होंगे इन फ्यूचर भी। अब आया है दूसरा क्षेत्र हमारा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान या शोध। स्वास्थ्य मनुष्य की प्रथम एवं मूलभूत आवश्यकता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, अर्थात स्वास्थ्य के अभाव में मनुष्य का जीवन बहुत कठिन एवं समस्याओं से घिरा हुआ होता है और घिरा हुआ हो जाता है। मनुष्य के स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के उद्देश्य से वैज्ञानिकों द्वारा अनेक अनुसंधान किए जा रहे हैं और किन किन औषधियों का मनुष्य के शरीर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और किन किन पदार्थों के सेवन से मनुष्य का स्वास्थ्य विकृत अवस्था को प्राप्त होता है, इन सभी तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से संपूर्ण विश्व में बहुत विस्तृत व व्यापक स्तर पर शोध या अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। इस संबंध में पशुओं पर भी प्रयोग किए जाते हैं, जिनके परिणाम सकारात्मक होने की अवस्था में इनका प्रयोग मनुष्यों पर किया जाता है। तो ये हो गया हमारे मेडिकल फील्ड में, हेल्थ फील्ड में हमारा रिसर्च। अब है हमारा तीसरा, मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान। फिर से मनोविज्ञान आ गया इसमें, क्योंकि मनोविज्ञान जिसमें मनुष्य के मन और आत्मा का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान अर्थात मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान, द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, विज्ञान की यह शाखा है जिसमें मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने हेतु विभिन्न अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, यानी कि बहुत सारी रिसर्च किए जाते हैं, जैसे कि क्रोध, भय, घबराहट, बेचैनी, अविघ्नता आदि संवेगों, जितने हमारे इमोशन होते हैं उस पर अध्ययन करने के लिए अनुसंधानकर्ता यानी कि रिसर्चर विभिन्न अनुसंधान विधियों को, रिसर्च की जो टेक्निक को प्रयोग करते हुए निष्कर्ष व सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। मनुष्य के व्यक्तित्व, जो भी मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है उसको परिष्कृत करने के लिए मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान किए जाते हैं। वर्तमान काल में बढ़ते मानसिक रोगों के मूल कारणों का पता लगाने एवं रोगों की रोकथाम हेतु विभिन्न अनुसंधान किए जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मनोविज्ञान क्षेत्र में शोध। अब है हमारा चौथा, योग के क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता, कि योग के क्षेत्र में जो रिसर्च है ये क्यों आवश्यक है। अभी तो हमने सारे फील्ड में पढ़ लिया
पढ़ रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में है, मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी है, और आपका अभी अभी थोड़ी देर पढ़ा था कि मनोचिकित्सा जो मनोविज्ञान है उनमें भी अनुसंधान है। लेकिन ये योग के क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ये भी देखा जाएगा। चलो पढ़ते हैं। वर्तमान काल में योग संपूर्ण विश्व में प्रचलित हो रहा है। 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के उपरांत योग विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। प्राचीन काल में योग को दर्शन शास्त्र एवं कला का विषय माना जाता था तथा इससे संबंध में प्राचीन आर्ष ग्रंथों को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया था। किंतु समय एवं स्थिति परिवर्तन के साथ ही आधुनिक काल में योग को विज्ञान का विषय स्वीकार किया जाने लगा है। विज्ञान अर्थात ऐसा सुव्यवस्थित ज्ञान जिससे प्रयोगों के आधार पर सिद्ध या प्रमाणित किया जा सकता है। चूँकि मानव शरीर पर योग की क्रियाओं को प्रभावों का अध्ययन प्रयोगों के आधार पर सिद्ध करके किया जाता गया है, इसीलिए योग के अनुसंधान की आवश्यकता अनुभव हुई है। ठीक है, क्यों हुई है, इसलिए इस पे क्या है, योग में अनुसंधान रिसर्च की आवश्यकता अनुभव हुई है। इस क्रम में स्वामी कुलवयानंद जी ने सन 1924 में महाराष्ट्र के लोनावला नामक स्थान पर योग की प्रथम प्रयोगशाला कैवल्य धाम की स्थापना की। यहाँ अनेक योगियों द्वारा योग के वैज्ञानिक रूप को जानने हेतु अनुसंधान किए गए। इसी क्रम में स्वामी राम जी यहाँ हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई एवं इस क्षेत्र में महर्षि महेश योगी जी द्वारा भी कार्य किया गया। वर्तमान समय में भारत सरकार ने अनेक संस्थानों द्वारा योग के प्रभावों पर अनुसंधान किए जा रहे हैं। योग के प्रभावों के द्वारा अनुसंधान किए जा रहे हैं। देखो इसमें वर्तमान में क्या कर रहे हैं, इन प्रेजेंट भारत सरकार के द्वारा संस्थानों द्वारा योग के प्रभाव, जितने भी प्रभाव हो रहे हैं योग के, उन पर अनुसंधान यानी कि रिसर्च किए जा रहे हैं। मतलब ये भी कर रहे हैं वो रिसर्च। स्वामी रामदेव जी द्वारा पतंजलि योगपीठ में विज्ञान की कसौटी पर योग को जानने हेतु अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में ब्रह्म वर्चस्व स्थापना में योग पर अनुसंधान किए जा रहे हैं। और जो ये SY बेंगलुरु में भी अनेक शोधार्थी जो योग विषय को लेकर अनुसंधान करने में लगे हुए हैं। आप रामदेव बाबा जी को तो जानते ही हैं, जो योग पतंजलि को चलाते हैं, तो उन्होंने भी योग में अपना बहुत योगदान दिया है, वो भी अनुसंधान कर रहे हैं। वास्तव में वर्तमान काल में चारों ओर विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों के पूरे समाज में त्रस्त कर दिया है। मतलब कि आजकल जो वर्तमान में चारों तरफ क्या हो रही हैं, शारीरिक और मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं समाज में। जैसे कि सिर दर्द, सर्दी, जुखाम, बुखार जैसे सामान्य रोगों से लोग जो लेकर के जो मोटापा है, कमर दर्द, साइटिका, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर ऐसे, और हृदय रोग, मधुमेह, दमा और कैंसर जैसे गंभीर रोगों से पूरे समाज में भय का वातावरण बन गया है। इन रोगों से बचने के लिए खतरनाक विकिरणों से युक्त जांचें और इससे उपरांत जहरीली रासायनिक दवाइयों के सेवन एवं ऑपरेशन ने न केवल भारतवर्ष अपितु संपूर्ण विश्व को अंदर से बहुत कमज़ोर बना दिया है। दवाइयों का दुष्प्रभाव तथा दवाइयों का सेवन करते करते इनका आदी हो जाना अधिक ऐसे कारक हैं जिनसे एलोपैथिक की ओर से व्यक्तियों का मोह भंग होता जा रहा है। यहाँ पर योगमय जीवन शैली एवं योग के क्रियाओं का अभ्यास मनुष्य के पास अच्छा विकल्प बन जाता है। देखो जो भी रिसर्च हो रहे हैं योग का, वो इन सबको रिसर्च में ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं कि आजकल बहुत सारी जो डेली रूटीन होते हैं वो बिगड़ गया है सबका, तो उससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, और ऊपर से मेंटली भी हम क्या हो जा रहे हैं, डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। तो दैन हम क्या हो जाते हैं, उसके बाद अपने रोग का इलाज करने के लिए हम अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो होती हैं, जो दवाइयाँ डॉक्टर और उन पे जो दुष्प्रभाव हो जाते हैं, वो दवाइयाँ खा खा के हम उसके आदी हो जाते हैं। फिर वो दुष्प्रभाव हमारे
शरीर में होते रहते हैं और हम उसको कभी ठीक ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पर योगमयी जीवन शैली एवं योग की क्रियाओं का अभ्यास मनुष्य के पास एक अच्छा विकल्प है। तो फिर अगर जो ये नहीं करना चाहते हैं, जो आदी बन गए हैं, तो इसका उनके पास एक विकल्प बचता है कि आप क्या कर सकते हैं, योग की क्रियाओं को अभ्यास कर सकते हैं। ये एक अच्छा विकल्प है। अब है आधुनिक समय में एक और जहाँ शारीरिक रोगों का प्रकोप बढ़ता है, तो दूसरी ओर मानसिक रोगों ने समाज शास्त्रियों की चिंताएं बढ़ाई हुई हैं। वर्तमान समय में छोटे बच्चों से लेकर युवा वर्ग एवं वृद्धों तक में अधिकांश व्यक्ति मानसिक रोगों से जूझ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, स्वयं पर नियंत्रण का अभाव होना, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष के भाव रखना, आपसी सामंजस्य का अभाव होना, मानसिक तनाव और अवसाद की बीमारी आज के अधिकांश मनुष्य की आम समस्याएं बनती जा रही हैं। इन रोगों के उपचार में एलोपैथी दवाइयाँ भी प्रभावहीन हो रही हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह तथ्य है कि मानसिक रोगों के उपचार में योग चिकित्सा महत्वपूर्ण भूमिका वहन कर रही है या फिर कर सकती है। यहाँ पर अनुसंधान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अनुसंधान यानी कि रिसर्च के द्वारा मनुष्य के स्वास्थ्य पर योग क्रियाओं के प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के उपरांत प्राप्त निष्कर्षों का सैद्धांतिक रूप में प्रकाशित करने को जन सामान्य को विभिन्न रोगों और कष्टों से मुक्त बनाया जा सकता है। सैद्धांतिक स्तर पर यह ज्ञान प्राप्त कर एवं इन योग क्रियाओं को अपनाकर मनुष्य रोगों से मुक्त रहकर अपने जीवन को सुख और शांति से परिपूर्ण बना सकता है। वर्तमान समय में भिन्न भिन्न संस्थाओं द्वारा योग के क्षेत्र के अनुसंधानों द्वारा योग क्रियाओं के मानव शरीर पर होने वाले प्रभावों के अध्ययन का अध्ययन जो हो रहा है वो अवलोकन किया जा रहा है और इस संबंध में निष्कर्ष एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया गया है। वर्तमान समय में योग विषय से संबंधित एवं शास्त्रों में वर्णित प्राचीन ज्ञान की पुष्टि अनुसंधान के माध्यम से की जा रही है। यानी कि योग पर भी रिसर्च हो रहे हैं और इतनी सारी इनमें टॉपिक्स बता दिए गए हैं कि दवाइयों का सेवन करते करते दवाइयों का आदी हो जाते हैं और जिससे हमारे मानसिक और जो शारीरिक है वो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो मनुष्य के पास एक विकल्प रह जाता है, वो क्या है, योग। तो योग के क्षेत्र में ये लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ये जो हमारा योग है वो मनुष्यों के मानसिक स्वास्थ्य पर और शारीरिक स्वास्थ्य पर कैसे उनको वो करता है, क्या कहते हैं, हील करता है या कैसे उनको इन समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। तो ये रिसर्च है, अभी भी चल रही है। अब आता है पांचवा, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में अनुसंधान। जो हमारी सोशल लाइफ होती है उसमें भी हमारा रिसर्च होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये तो आप सभी जानते हैं कि हम एक समाज में रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य जन्म के साथ ही सामाजिक बंधन में जुड़ जाता है। वह जीवन पर्यंत सामाजिक नियमों और सिद्धांतों का अनुपालन करता है, परंतु वर्तमान काल में बदलते परिवेश में मनुष्य का सामाजिक जीवन अनेक प्रकार की समस्याओं तथा चुनौतियों से घिर गया है। आधुनिकता की जो अंधी दौड़ में आज के मानव का सामाजिक जीवन पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त सा हो गया है। नई पीढ़ी के युवक युवतियों में प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के उत्तम संस्कारों पर विदेशी सभ्यता प्रभावी होती जा रही है। विदेशी सभ्यता का अनुकरण करते हुए स्वयं को एकांकी जीवन तक सीमित करना, क्रोधी स्वभाव, धैर्य का अभाव, स्वास्थ्य और संकीर्णता के तुच्छ भाव, अहंकार, सामंजस्य का अभाव और समाज में बढ़ते नशे के प्रभाव ने समाजशास्त्रियों के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच रखी हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत तेजी से एक व्यापक स्तर पर सामाजिक अनुसंधान किए जा रहे हैं। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य समाज में बढ़ती हुई समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान करते हुए समाज को सन्मार्ग पर और सद्मार्ग पर अच्छे राह पर अग्रसर करना होता है। ठीक है। इसके साथ साथ कृषि विज्ञान, व्यवसाय आदि में भी जिस क्षेत्र में पर भी दृष्टि जाती है, आधुनिक समय में उन सभी क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से अनुसंधान किए जा रहे हैं। इन सभी
क्षेत्रों में अनुसंधान करने का मूल उद्देश्य मानव जीवन की समस्याओं और जटिलताओं को दूर कर मानव जीवन को सरल, सहज, समरस और सुगम बनाना है। इस उद्देश्य को लेकर अनेक अनुसंधानकर्ता दिन रात अथक परिश्रम करते हुए अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं। ये इतने क्षेत्र में है, लेकिन आप जिस भी क्षेत्र में यहाँ कह रखा लास्ट पैरा में कि कृषि, विज्ञान और व्यवसाय में जहाँ तक भी दृष्टि जाती है, जिस जिस क्षेत्र में दृष्टि जाती है, वहाँ वहाँ पर अनुसंधान हो रहे हैं। ठीक है। अनुसंधान की आवश्यकता है महत्व, रिसर्च का इम्पोर्टेंस एंड नीड। मनुष्य एक मननशील एवं चिंतनशील प्राणी है। पुराने ज्ञान एवं सिद्धांतों का पुष्टिकरण करते हुए नए ज्ञान को प्राप्त करना एवं विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर होना मनुष्य के मूल स्वभाव में निहित है। मनुष्य की यह प्रवृत्ति उसे सदैव अनुसंधान की ओर प्रेरित करती रहती है। इसलिए अनुसंधान मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग होता जा रहा है। मानव जीवन में अनुसंधान की आवश्यकता एक महत्व को निम्न बिंदुओं आवश्यकता और महत्व जो है निम्न बिंदुओं पर आधार पर समझा जा सकता है। पहला पॉइंट हो गया इसका। अनुसंधान के अंतर्गत विज्ञान समस्त विधियों का प्रयोग करते हुए तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अर्थात अनुसंधान ऐसा क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन है जिससे मनुष्य के ज्ञान भंडार में अभिवृद्धि होती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा, अनुसंधान के द्वारा मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि की जाती है और मनुष्य की विभिन्न समस्याओं, शंकाओं, भ्रांतियों, दुविधाओं को समूल रूप से दूर किया जाता है, जिससे मनुष्य के सही या गलत का निर्णय करने वाले विवेक या ज्ञान का उदय होता है। अनुसंधान के द्वारा मनुष्य के पूर्व ज्ञान का परिमार्जन भी होता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा, अनुसंधान मनुष्य को यथार्थ ज्ञान और निश्चयात्मक बुद्धि प्रदान करता है जो प्रयोगों द्वारा सिद्ध और अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रामाणिक होता है। अर्थात अनुसंधान के द्वारा मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है। इस प्रकार मनुष्य के बौद्धिक एवं तार्किक विकास में अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वहन करता है। ये हो गया थर्ड। अब है हमारा चौथा पॉइंट कि अनुसंधान के द्वारा मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व सामाजिक समस्याओं का निराकरण करते हुए मानव जीवन को सरल एवं सहज बनाया जाता है। अर्थात अनुसंधान के द्वारा विभिन्न व्यवहारिक समस्याओं का स्थायी समाधान होता है। अभी हमारा पांचवा पॉइंट है कि अनुसंधान के द्वारा मनुष्य द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले भौतिक साधनों की वर्तमान स्थिति में सुधार लाते हुए अच्छे से श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान काल में दिन प्रतिदिन होने वाले अनुसंधानों में मनुष्य के जीवन को बहुत सरल, सहज और सुविधा संपन्न बना दिया है। अब है हमारा छठा पॉइंट कि अनुसंधान के द्वारा विभिन्न सूक्ष्म विषयों जैसे कि शिक्षण, कला कौशल, बुद्धि लब्धि स्तर, जैसे इसको IQ लेवल भी कहते हैं, तथा व्यक्ति विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आदि में सुधार लाते हुए अच्छे से श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया जाता है। अनुसंधान के द्वारा, ये इसका 7 पॉइंट है, अनुसंधान के द्वारा व्यापार, रोजगार, दूर संचार आदि समस्त क्षेत्रों की जटिलताओं एवं कठिनाइयों को दूर करते हुए उन्हें सरल, सहज और जन उपयोगी बनाया जाता है। आठवां पॉइंट हमारा है, अनुसंधान सदैव मनुष्य को बेहतर बनाने के लिए दिशा में अभिप्रेरित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अनुसंधान द्वारा वर्तमान स्थिति में सुधार लाते हुए उसे बेहतर और उन्नत बनाया जाता है। 9वां पॉइंट हमारा, योग के क्षेत्र में अनुसंधान के द्वारा मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तर को उन्नत बनाया जा सकता है। व्यक्ति के विकास का समग्र स्वास्थ्य पर योग के प्रभाव को अनुसंधान के द्वारा भली प्रकार समझा जा सकता है। 10वां पॉइंट हमारा है कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा मनुष्य की सामाजिक समस्याओं को दूर करते हुए मानव जीवन को सरल, सुगम और सुखद और मंगलमय बनाया जा सकता है। अनुसंधान के द्वारा मनुष्य की विभिन्न सामाजिक समस्याओं का सैद्धांतिक रूप में निराकरण किया जा रहा है। इसके साथ साथ अनुसंधान से ही इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक है, व्हाट्सएप आदि से संपूर्ण विश्व की दूरी बहुत कम हो गई है। एक व्यक्ति के विचार अनेक व्यक्तियों तक बहुत आसानी से पहुंच रहे हैं। यह सब कुछ
अनुसंधान की ही देन है। जो ये सारा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सारे ऐप्स हम बनाए हैं, रिसर्च के द्वारा ही बने गए हैं। और जिसको हम क्या कर रहे हैं आजकल, हम मैसेजिंग करना, ये वो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना बहुत इजी हो गया है। हम सेकंड्स में अपने मैसेज इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, रिसर्च की ही देन है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अनुसंधान मानव जीवन का अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण विषय है। रिसर्च उपनिषद का मंत्र है कि ऋते ज्ञानात न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मनुष्य की मुक्ति नहीं होती है, जो कि अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अनुसंधान का संबंध न केवल मनुष्य के दैनिक जीवन से है, अपितु शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करते हुए ईश्वर की उपासना करके मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने में भी अनुसंधान महत्वपूर्ण भूमिका वहन करता है। इसकी बहुत भूमिका है अनुसंधान की, रिसर्च की, शोध की। अनुसंधान को अपनाकर नई नई प्रविधियों का प्रयोग करते हुए मनुष्य अपने मूल जीवन का सदुपयोग कर जीवन को सरल, सुखमय, शांतिमय और आदर्श बना सकता है। तो ये है हमारा पहला चैप्टर, शोध अनुसंधान का, ख़त्म हो गया है। और हमने अभी तक इसके सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिसमें पहले हमने अर्थ पढ़ा था, फिर हमने उसका परिभाषाएं पढ़ी, फिर उसके बाद प्रेरक तत्व पढ़े, फिर हमने अब सेकंड वीडियो में हमने क्या किया, वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रकृति व स्वरूप की विशेषताएं पढ़ी। उसके बाद हमने अनुसंधान के उद्देश्य पढ़े, उसके बाद शोध के प्रकार पढ़े, प्रकार, और उसके बाद हमने शायद स्टेप्स पढ़े थे, इसके सब टॉपिक्स पढ़े। उसके बाद हमने स्टेप्स, चरण पढ़े। चरण पढ़ने के बाद जो उसके सोपान होते, पढ़ने के बाद हमने इसके क्षेत्र पढ़े। क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा हैं, आप जितने क्षेत्र देखेंगे उतने क्षेत्रों में रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा है अनुसंधान की आवश्यकता एवं महत्व। ये तो हमने इतना रीडिंग लगा लिया। आप इसको, वीडियो को आप जैसे भी सहूलियत हो, आप स्लो में भी देख सकते हैं, जहाँ पर हमें आपको बात समझ नहीं आ रही है, स्लो में देख करके, और इसका आप स्पीड बढ़ा के भी आप सुन सकते हैं लगा के, कि आप जैसे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप इसको सुन भी सकते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि हम इस टॉपिक के टच में हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, और हो सके तो आप इससे नोट्स बनाइए, अपने सुविधा के अनुसार नोट्स बनाइए और डेली पढ़िए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। बाय, टेक केयर।